नमस्कार, हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में। जैसा कि हम इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, 2 वीडियो ऑलरेडी उस पर बना चुके हैं। लेकिन उसके रिकैप में जाने से पहले आज क्या डिस्कस करेंगे वो हम बता देते हैं। आज जो चर्चा का विषय है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जो इमरजेंसी लगता है उसका इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट क्या होता है, असर क्या होता है, उसको हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे इसके इफ़ेक्ट्स को अगर बात करते हैं तो सेंटर स्टेट रिलेशन भी पड़ता है, लाइफ ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली भी पड़ता है और फंडामेंटल राइट भी पड़ता है। लेकिन इन सब को बताने से पहले हम 2 मिनट का समय लेंगे जहाँ पे हम रिकैप करेंगे कि आखिर हम लोग डिस्कस क्या कर चुके हैं। तो अब तक हम लोग डिस्कस ये कर चुके हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविज़न है जो कि पार्ट 18 में है और ये वाला प्रोविज़न जर्मनी से लिया गया है। बेसिकली इसमें जो कवर करता है आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक 3 प्रकार के इमरजेंसी होते हैं। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में कवर करता है, और स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 356 में कवर करता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में कवर करता है। ये किस ग्राउंड पे लगता है, नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड पे नहीं लगता है, ये सब हम ऑलरेडी वीडियो में पहले के वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमने ये भी बताया था कि इमरजेंसी कब कब लगा है, कितने बार लगा है नेशनल इमरजेंसी और किस ग्राउंड पे लगा है ये बताया। जैसे नेशनल इमरजेंसी 2 ग्राउंड पे लगता है, एक एक्सटर्नल ग्राउंड पे, दूसरा इंटरनल ग्राउंड पे। एक्सटर्नल ग्राउंड पे भी 2 फैक्टर था, वार था और एक्सटर्नल एग्रेशन था। इंटरनल फैक्टर पे आर्म रिबेलियन है, जबकि पहले इसके जगह पे इंटरनल डिस्टर्बेंस था। इसको 44th अमेंडमेंट में कैसे इसे चेंज किया गया, क्या हुआ क्या नहीं, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा ये भी डिस्कस किए हैं कि जो इमरजेंसी लगा जो आनी 1962 में, फिर 1971 में, वो किस ग्राउंड पे, फिर कैसे उसे हटाया गया, ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे इमरजेंसी का जो इम्पैक्ट होता है या इफ़ेक्ट होता है उसका आखिर क्या इफ़ेक्ट होता है वो चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात बता दें, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी के लिए इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चाहें एसएससी के बच्चे तो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर से एक बार बता देंगे, दिस वीडियो आर स्पेशली फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड पीसीएस। आई थिंक इट विल हार्डली वर्क फॉर द एसएससी स्टूडेंट बिकॉज एसएससी एग्जाम्स आर इज बेसिकली ओरिएंटेड MCQ and they simply ask a basic question. So I would suggest rather for the SSC student, if you want, if you like, otherwise it's not mandatory for you to watch this video. Anyway, start करते हैं आज का वीडियो। तो सेंटर स्टेट इसका जो इफेक्ट्स होता है वो 3 हेड्स होते हैं, 3 जगह पे देखा जाता है। पहला इम्पैक्ट इसका होता है सेंटर स्टेट रिलेशन, दूसरा इसका इम्पैक्ट होता है लाइफ ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। राज्यसभा नहीं, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, रिमेंबर, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और तीसरा फंडामेंटल राइट। इसको समझने के लिए 2 बात को समझेंगे, एक आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है और दूसरा है आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है। कौन कौन सी फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होता है, क्यों, ये समझेंगे तो आर्टिकल 358, 359। उससे पहले हमें इन आर्टिकल को समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 19 क्या होता है, आर्टिकल 20 क्या होता है, आर्टिकल 21 में क्या प्रोविजन है, 32 में क्या है और 226 में। लेकिन इन सबको डिस्कस करने से पहले भी हम फिलहाल मेरा मेन फर्स्ट टॉपिक क्या है, 3 इम्पैक्ट हुआ, जिसमें पहला है सेंटर स्टेट रिलेशन, लोकसभा और स्टेट असेंबली की टेन्योर पे, और तीसरा फंडामेंटल राइट। तो अभी हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन की बात जहाँ तक है तो इसमें भी 3 तरह से इम्पैक्ट देखा जा सकता है। देखते हैं कैसे कैसे, वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी का इम्पैक्ट, तो हम बात करते हैं ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन में किस तरह से ये इम्पैक्ट करता है, तो इसे 3 तरीक़ा से समझेंगे।
पहला समझेंगे इसे कि यानी लेजिस्लेटिव वे में कैसे करता है। लेजिस्लेटिव नहीं, इससे पहले एग्जीक्यूटिव समझते ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मंत्री का ही काम ज़्यादा होता है। एग्जीक्यूटिव कंटेक्स्ट में समझेंगे एग्जीक्यूटिव इम्पैक्ट क्या होता है, दूसरा लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, और तीसरा फिनेंशियल नॉट जुडिशरी, ठीक है, फिनेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है। तो हम लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को समझने के लिए, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को समझने के लिए ये समझते हैं कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होते हैं और लोकल गवर्नमेंट, लेकिन एग्जीक्यूटिव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है। अब ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगता है आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, यानी नेशनल इमरजेंसी लगता है, उसी दिन से या उसी समय से यूँ समझ लें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी अथॉरिटी हैं या एग्जीक्यूटिव हैं, जो ऑर्डर देंगे स्टेट अथॉरिटी को, स्टेट एग्जीक्यूटिव को, उनको मानना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि आज अगर इमरजेंसी लग गया तो कल से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो जो बात बोलेगा स्टेट गवर्नमेंट को, वो मानना पड़ेगा किसी भी मामले में। हालांकि नॉर्मल टेन्योर में स्पेसिफिक मामलों में ही स्टेट गवर्नमेंट को बोला जाता है, लेकिन जब इमरजेंसी लगता है तो किसी मामले में अगर कोई भी अगर डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया तो स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, किसी भी स्टेट को। ये बात 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। इसका मतलब ये था कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो काम करता है, मतलब सीएम वहाँ रहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहाँ रहता है, गवर्नर भी रहता है, उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाता है, उन लोग वहाँ रहते हैं। पर होता क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो जो बात बोलेगा वही काम स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी, स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे, इनकी डिसीजन उन पे बाइंडिंग हो जाएगा। यही तो खासियत है इमरजेंसी प्रोविजन का कि जब यानी इमरजेंसी लगता है तो पावर क्या हो जाता है, सेंट्रलाइज, यानी यूनिटरी हो जाता है, फेडरल से यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे अगर इमरजेंसी अगर लग गया तो जितने भी सेंट्रल के एग्जीक्यूटिव हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है एग्जीक्यूटिव, तो जो भी ऑर्डर हम कह सकते हैं या इंस्ट्रक्शन कह देंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव को देंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव को देंगे, वो ये क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, मानेंगे ही मानेंगे। किसी भी मामले पे अगर वो देंगे तो इनको मानना ही पड़ेगा। और स्टेट एग्जीक्यूटिव को वहाँ सस्पेंड नहीं किया जाता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट होता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब सीएम को तभी सस्पेंड होता है जब स्टेट इमरजेंसी लगता है, यानी प्रेसिडेंट रूल लगता है, तब वहाँ पे उस गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाता है। नेशनल इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है और स्टेट असेंबली भी होता है, बशर्ते उसकी कानून बनाने की पावर यहाँ बताएंगे कम कर दी जाती है, यूँ कहेंगे सेंट्रल उस पर ओवरराइड कर जाता है इस मामला में। जबकि लेजिस्लेटिव में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो ऐसे स्टेट असेंबली तो कानून बना सकता है, स्टेट असेंबली तो कानून बना सकता है, कैन मेक लॉ, नो इशू, कैन मेक लॉ। किस में बनाएगा, स्टेट लिस्ट में बनाएगा, स्टेट लिस्ट में ही बनाएगा। जैसे नॉर्मल हालात में स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाता है, वैसे इमरजेंसी भी बना सकता है, नो इशू। लेकिन ये तभी कांग्रेस होता है जब स्टेट में भी एक ही पार्टी की सरकार हो, जहाँ पे यानी सेंट्रल में भी वही पार्टी की सरकार हो और स्टेट में वही, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार हो और सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी की पार्टी की सरकार हो, तो फिर वो क्या होता है, पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाता है। स्टेट असेंबली को सस्पेंड नहीं किया जाता है, स्टेट असेंबली को सस्पेंड नहीं किया जाता है, स्टेट असेंबली को नॉट सस्पेंडेड, इसका सस्पेंशन नहीं होता है, नॉट सस्पेंडेड, इनका सस्पेंशन नहीं होता है। पर ये जो कानून बनाता है इस कानून पे ओवरराइड कर जाता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो भी लॉ बनाता है इस पे यानी इस ओवरराइड कौन कर जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी मामले में, स्टेट लिस्ट के किसी भी मामले में कानून बनाता है। तो इसका मतलब हुआ कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर, ये है पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि स्टेट लिस्ट में
किसी भी सब्जेक्ट पे, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पे, किसी भी सब्जेक्ट में कैन मेक लॉ, कैन मेक लॉ। वाह, तो क्या हुआ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो नॉर्मल समय में फेडरल की तरह काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की तरह काम करता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यूनिटरी। सी हाउ इट हैपेंस। तो नॉर्मल समय में क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फेडरल की तरह काम करता है। फेडरल, ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट कर जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसमें, यूनिटरी में। कैसे, यूनिटरी का मतलब क्या होता है, कानून बनाने की पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट में बांटा गया है, यूनियन लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक रेसिडुअरी लिस्ट। जहां तक बात रहा यूनियन लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट, ये तो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। कनकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन यूनियन लिस्ट में नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट ही सारा कानून बनाता है। कुछ मामलों को छोड़ दे जहाँ पे राज्यसभा रिकमेंड करे या फिर सेंट्रल के हित में हो, वहाँ पे पार्लियामेंट कानून बनाता है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी को लगता है, जैसे ही इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है, किस ग्राउंड पे, आर्टिकल 352 के ग्राउंड पे, नेशनल इमरजेंसी, वैसे ही या तब से ये क्या होता है कि जो कानून बनाने का पावर जो पार्लियामेंट का है, पूरी इंडिया में स्टेट लिस्ट में, कनकरेंट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में सारा का सारा पावर किसके पास आ जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल है बिल्कुल का बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूनिटरी, यानी फेडरलिज्म खत्म हो जाता है। कब, इमरजेंसी लगता है। क्यों खत्म होता है, फिर से बताते हैं। जैसे इमरजेंसी लगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट सभी जगह कानून बनाएगा। तो कानून कौन बना रहा है, एक ही गवर्नमेंट, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या हुआ, पावर सेंट्रलाइजेशन हुआ। और जब पावर सेंट्रलाइजेशन हो गया तो क्या हुआ, यूनिटरी हुआ। यही तो है खासियत यूनिटरी की। तो यहाँ पे है, लेकिन ये जो कानून बनाएगा पार्लियामेंट, ये तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक इमरजेंसी है। जैसे इमरजेंसी खत्म तो 6 महीना तक ही कानून रहेगा, 6 महीने बाद वो कानून काम नहीं करेगा। फिर स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कानून बना सकते हैं। फिर से अब ये जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया, जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया, जैसे ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया किस में से, स्टेट लिस्ट में से बना दिया। अब जैसे इमरजेंसी क्या हुआ, इमरजेंसी खत्म हो गया, इमरजेंसी गया काम से, अनएंड हो गया, विड्रॉ हो गया। तो ये जो लॉ है 6 महीने तक ही रहेगा। 6 महीने के बाद इस लॉ का कोई मतलब नहीं। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस कानून को रहने दे और चाहे तो अपनी तरह से फिर से बना ले। ये इसकी खासियत हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला जो प्रोविजन है, यानी सेंट्रल यानी एग्जीक्यूटिव वाला जो ऑर्डर देता है, और यहाँ पे ये वाला प्रोविजन ये होता है इंडिया के किसी भी स्टेट में 42nd अमेंडमेंट में जो इंदिरा गांधी ने की थी 1976, इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों और किस लिए, वो तो हम अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे तो वहाँ बताएंगे। 44th अमेंडमेंट इसका जवाब था, जिस गलतियाँ घटिया काम इसमें हुआ था उसका जवाब 44th अमेंडमेंट में मोरारजी देसाई की सरकार ने दिया था, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो 42nd अमेंडमेंट में ये बात बोला गया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा या तो किसी एक स्टेट के लिए हो सकता है या इंडिया के सारे स्टेट के लिए हो सकता है। उसी तरह से लेजिस्लेटिव मामले में, कानून बनाने के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट या तो किसी एक स्टेट लिस्ट का कानून बना सकता है या तो इंडिया के सारे स्टेट लिस्ट, जितने स्टेट हैं उन सभी स्टेट में उनके स्टेट लिस्ट में कानून बना सकता है। ये बात लागू होता है। पर अब सवाल आ जाता है कि ये कानून कितने दिन तक टिकता है। एक कानून मात्र 6 महीने तक ही टिकता है, इमरजेंसी खत्म होने बाद, उसके बाद खत्म। तीसरा है फिनेंशियल इम्पैक्ट होता क्या है। एग्जीक्यूटिव तो देख लें, मतलब किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री ऑर्डर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, मंत्री को, और उन्हें बात मानना पड़ता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री काम करते रहते हैं, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता है, उन पे उनका अपना कोई डिसीजन नहीं होता है, सारा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री का होता है। लेजिस्लेटिव में देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री ही स्टेट लिस्ट में कानून बनाते हैं, और वो कानून कब तक काम करता है, जब तक इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी खत्म तो 6 महीने के अंदर वो कानून भी खत्म, फिर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उस पर कानून बना सकता है, नहीं तो उस कानून को कंटिन्यू कर सकता है। दैट्स इट। अब बात करते हैं फिनेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है। प्रेसिडेंट के पास यहाँ पावर है, चूँकि बात हो रही प्रेसिडेंट से, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है। हाँ, एक बात और बताना भूल गए, इस बीच में प्रेसिडेंट चाहे तो अगर
पार्लियामेंट का सेशन उसमें नहीं चल रहा है, तो पार्लियामेंट में अगर सेशन नहीं चल रहा है तो गवर्नर नॉर्मल हालत में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर ऑर्डिनेंस लाते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी लगा होता है तो वहाँ पे ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाते हैं, और वो भी कब, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं चलता है। तो ऐसा क्यों? अगर पार्लियामेंट में सेशन में चलेगा तो कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। तो ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या है? ऑर्डिनेंस तो तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, असेंबली सेशन में ना हो। स्टेट में ऑर्डिनेंस कौन लाते हैं? गवर्नर। किसके कहने पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे। एक और भी ऑर्डिनेंस बिल्कुल पार्लियामेंट के कानून की तरह काम करता है या असेंबली के कानून की तरह काम करता है। तो अगर स्टेट असेंबली, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट असेंबली है और वहाँ की सरकार कानून नहीं बना रही है, अगर स्टेट में कोई कानून चाहिए स्टेट वाला मामला में, स्टेट लिस्ट में, तो उस पर जो ऑर्डिनेंस को लाते हैं, प्रेसिडेंट लाते हैं। तो एक बहुत ही स्पेशल बात याद रखना पड़ेगा, प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे हम बताते हैं, प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे, यानी हम प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे हम बताते हैं, प्रेसिडेंट क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। बिल्कुल हम यहाँ पे देखते हैं कानून के मामले, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। कब? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा। अगर पार्लियामेंट सेशन में होगा तो खुद ही स्टेट लिस्ट में कानून बना लेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट अगर सेशन में होगा तो खुद ही स्टेट लिस्ट में कानून बना लेगा, और जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो क्या करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो ऑर्डिनेंस लाते हैं स्टेट लिस्ट मामला में। यूनियन में तो नहीं लाते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में, तो स्टेट लिस्ट वाला मामला में गवर्नर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट लाते हैं, और वो ऑर्डिनेंस कानून के रूप में काम करता है। फिर उस ऑर्डिनेंस पे लॉ बनाना पड़ता है पार्लियामेंट पे, नहीं तो वो भी ऑर्डिनेंस खत्म 6 सप्ताह के अंदर। सेम कहानी वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस लाते हैं, ये वाला बात यहाँ पे होगा, यानी लेजिस्लेटिव मामला में, यानी जो प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ऑर्डिनेंस ला सकते हैं किस में? स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट वाला मामले में। तो एक क्वेश्चन बन सकता है पीटी का कि किस सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक पावर होता है कि स्टेट लिस्ट में वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू ऑर्डिनेंस फ्रॉम द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट? इट कैन बी डन वन एंड ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रोविजंस व्हेन नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम, ठीक है, तभी किया जा सकता है, ठीक है, अदरवाइज तो नहीं करेंगे। हाँ, स्टेट्स जब वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हट जाता तो गवर्नर ही काम करते हैं, ठीक है, उसमें तो एनीवे। तो यहाँ पे हम ये बता दें। अब बात करते हैं यहाँ पे फिनेंशियल इमरजेंसी में, सॉरी फिनेंशियल, यानी फिनेंशियल इम्पैक्ट में। फिनेंशियल इम्पैक्ट में क्या होता है? प्रेसिडेंट दो काम करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा किसको देती है? स्टेट गवर्नमेंट को, यानी फाइनेंशियली हेल्प करती है या देती है, किसके अकॉर्डिंग? जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग, यानी स्टेट गवर्नमेंट को। फिर से बताते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है, नॉर्मल सिचुएशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है। और ये बात कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को देती है, उस रेवेन्यू को प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है, उस रेवेन्यू को प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो कम कर दे, रिड्यूस कर दे, या तो कैंसिल कर दे। क्या मतलब बना? प्रेसिडेंट या तो उस रेवेन्यू को क्या करे? रिड्यूस कर दे या तो कैंसिल कर दे। मतलब ये बना कि जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, जब नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो या तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे या ना दे या कम कर दे। ये वहाँ पे ये पावर प्रेसिडेंट के पास। लेकिन प्रेसिडेंट ये काम अपने से करते नहीं है। फिर से बताएंगे, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 को समझना बहुत ज़रूरी है। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इशारे पे काम होता है, ठीक है। तो ये बात तो किस पे होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इशारे पे काम होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर ये जो ऑर्डर देते हैं, इस केस में हम एक बात यहाँ बताना चाहेंगे, अगर जो यहाँ पे ये ऑर्डर देते हैं कि या तो भाई पैसा कैंसिल कर दो या कम कर दो, लेकिन ये तब तक होगा जब तक इमरजेंसी होगा। जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुआ, जिस साल खत्म हुआ, उसी साल के फाइनेंशियल ईयर के बाद ये कहानी खत्म। लेकिन ये जो ऑर्डर प्रेसिडेंट देंगे, उनको उस बात को दोनों हाउस में पेश करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या मतलब बना, हम इसकी थोड़ा सा डिटेल अच्छा से समझाते हैं। मतलब ये बना कि फिनेंशियल इम्पैक्ट होता क्या है। फिनेंशियल इम्पैक्ट में क्या होता है, फिर से बता देते हैं। फिनेंशियल
यानी इफेक्ट क्या होता है? फाइनेंशियल इफेक्ट ये हुआ कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के पास यहाँ पावर है। नॉर्मल हालात में तो फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन होता है या जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता ही होता है। लेकिन जब इमरजेंसी लग जाता है तो प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो उस रेवेन्यू को कम कर सकते हैं, वो रिड्यूस कर सकते हैं, या वो कंटिन्यू रहने देंगे, या फिर क्या करेंगे, या तो कैंसिल कर देंगे, या जो भी ऑर्डर वो जारी करेंगे इस ऑर्डर को पार्लियामेंट में दोनों हाउस के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन ये बात लागू करेंगे वो तब तक होगा जब तक इमरजेंसी कंटिन्यू करेगा। लेकिन जिस साल इमरजेंसी हटेगा उसके फाइनेंशियल ईयर के बाद एक ख़त्म हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? जैसे 2024 अभी चल रहा है, अगर 2024 का फाइनेंशियल ईयर है, इमरजेंसी अगर अब मान लेते हैं अक्टूबर में अगर हटता है तो ये मैक्सिमम फरवरी तक कंटिन्यू करेगा, फरवरी 2025 तक। उसके बाद मार्च का फाइनेंशियल, अप्रैल से फाइनेंशियल शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का, अमाउंट का, वैसी हालत में फिर से आ जाता है। तो ये तो हुआ क्या, सेंटर स्टेट रिलेशन का एक यानी पहला इम्पैक्ट। क्या सेंटर स्टेट रिलेशन का इम्पैक्ट? एग्जीक्यूटिव इम्पैक्ट, लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट, फाइनेंशियल यानी इम्पैक्ट। हम लेजिस्लेटिव में ये देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट का काम करती है, मतलब काम नहीं करती है, ये कहेंगे स्टेट लिस्ट में कानून बनाती है। लेजिस्लेटिव का मतलब कानून बनाना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में सारा कानून बनाती है, किसी भी मामला बनाती है। नॉर्मल हालत में भी कानून बनाती है, लेकिन वही मामला में जो स्पेसिफाइड होता है। लेकिन इमरजेंसी में किसी भी मामले में कानून बनाती है। जबकि एग्जीक्यूटिव इम्पैक्ट में ये देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी या सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री, स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी मंत्री को, किसी भी अधिकारी को वो कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं, उन्हें मानना पड़ेगा। नॉर्मल सिचुएशन में वो स्पेसिफिक मामलों में देते थे, लेकिन इसमें किसी भी मामले में वो देंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। फाइनेंशियल में देखें कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो जो मनी सप्लाई होता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होता है, वो क्या हो जाता है, जो बढ़ता है उसको या तो कम कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ये बात को पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा, इस ऑर्डर को। दूसरी बात कि ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक इमरजेंसी होगा। उसी इमरजेंसी की जिस साल इमरजेंसी खत्म होगा उसी फाइनेंशियल ईयर के बाद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्पैक्ट पे, यानी सेंट्रल स्टेट इम्पैक्ट पे। दूसरा इम्पैक्ट होता है टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो हम ये देखेंगे दूसरा इम्पैक्ट इस पर क्या होता है, यानी लाइफ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये क्या होता है? ये वाला कहानी तो हुआ है जब इमरजेंसी लगा था, इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1975 में। तो क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने क्या की थी कि 2 बार लोकसभा की टेन्योर को बढ़ा दी, एक साल के लिए। जब इमरजेंसी लगता है तो 1 साल का टेन्योर बढ़ा सकते हैं एक बार में, और ये कई बार, जितना बार चाहे उतना बार कर सकते हैं। मतलब जैसे हम यहाँ पे भी समझाते हैं, यानी हम कह सकते हैं लाइफ इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। इसको हम समझते हैं कैसे, पहले हम बताते हैं लोकसभा पे इम्पैक्ट क्या होता है। लोकसभा पे इम्पैक्ट क्या होता है, लोकसभा पे इम्पैक्ट समझते हैं, इम्पैक्ट ऑन लोकसभा। तो लोकसभा क्या होता है, इसको जब इमरजेंसी लग जाती है तो 1 साल के लिए सरकार चाहे तो, जैसे नॉर्मली 5 साल का तो टेन्योर होता है, लोकसभा का नॉर्मल टेन्योर कितना होता है 5 साल का। अगर बीच में लोकसभा डिजॉल्व नहीं करता है तो 5 साल से 6 साल किया जा सकता है, 1 साल बढ़ा करके, और 6 साल से फिर 1 साल फिर बढ़ा करके 7 साल किया जाता है, फिर 7 साल से 8 साल। ये नंबर ऑफ टाइम्स लिखा नहीं कितने बार कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक बार में इसे कंटिन्यू करने के लिए 1 ही साल का होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि जब इमरजेंसी लग जाती है तो लोकसभा का लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लोकसभा का नॉर्मल टेन्योर तो 5 साल का होता है, जब इमरजेंसी लगता है तो उसे हम 1 साल करके बढ़ा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, 18 मार्च 1976 को लोकसभा का नॉर्मल टेन्योर खत्म होना था। फिर से बताते हैं, 1971 में इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी पीएम बनी, और ये टेन्योर 18 मार्च 1976 तक चलना चाहिए था, 1976 तक चलना चाहिए। लेकिन इमरजेंसी कब लगा दिया, 25 जून रात के 12 बजे, और 1975 को क्या लगा गया, नेशनल इमरजेंसी। किस ग्राउंड पे, आर्म रिबेलियन पे। ठीक है, अभी आर्म रिबेलियन हटा के क्या किया गया है, वो 44 से
सॉरी यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस था, अब आ में बिलीन कर दिया गया, आई एम सॉरी। यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे इमरजेंसी लगाया गया। कब लगाया गया? 25 जून 1975 को लगा दिया गया इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगा दिया गया तो उन्होंने 18 मार्च 1976 को ये खत्म होना था, तो 18 मार्च 1977 को उन्होंने क्या किया? 1 साल के लिए उन्होंने बढ़ा दिया लोकसभा का टेन्योर। किससे? उसका नाम था एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन एक्ट 1976। फिर से ना बताते हैं, एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन एक्ट 1976, और ये काम सिर्फ लोकसभा ही किया। तो लोकसभा का टेन्योर कितना हो गया? 1976 में खत्म ना होकर 1977 तक चला गया। फिर 1977 को फिर बढ़ा दिया गया। कब? 1977 को 1977 तक किया गया, और फिर 1977 से 1978 तक किया गया। फिर से बताते हैं, इसमें क्या हुआ? जब लोकसभा का टेन्योर कब खत्म होना था? 18 मार्च 1976 को खत्म होना था, उसको एक्सटेंड किया गया 18 मार्च 1976 से 18 मार्च 1977 तक। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी लग चुकी थी। और फिर 18 मार्च 1977 से 1978 तक इसको एक्सटेंड किया गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने लोकसभा को डिजॉल्व कर देते कब? 18 जनवरी 1977 को, और वो इलेक्शन करवाती है। क्योंकि जब असेंबली डिजॉल्व होता है तो 6 महीना के अंदर क्या होता है? इलेक्शन करवाना पड़ता है। सॉरी, असेंबली नहीं, पार्लियामेंट, आई एम सॉरी, लोकसभा का डिजॉल्व हो गया, लोकसभा डिजॉल्व हो गया तो 6 महीने का इलेक्शन करना पड़ता है। इलेक्शन हुआ तो फिर इंदिरा गांधी हार गई। अच्छा, जो इंदिरा गांधी ने एक्सटेंशन किया था पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नहीं, लोकसभा का टेन्योर का, उसका नाम था एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन एक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इमरजेंसी लगता है तो लोकसभा का टेन्योर को 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। कितने बार भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर 1 साल में उसे बढ़ाना पड़ता है। सेम सिचुएशन स्टेट असेंबली में होता है, उसी तरह से स्टेट असेंबली में होता है। कब? नेशनल इमरजेंसी के समय में। स्टेट असेंबली में क्या होता है? इसको भी 1 साल के लिए, पहले 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है, फिर अगला साल उसको एक्सटेंशन रूल के अकॉर्डिंग, एक्सटेंशन एक्ट के थ्रू फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये प्रोविज़न है इसमें बढ़ाने का। ठीक है, जैसे ही इमरजेंसी जब ख़त्म हो जाएगा तो 6 महीने के अंदर वहाँ पे इलेक्शन करवाना पड़ेगा, ये इसमें प्रोविज़न है। तो हम ये बताएं कि इमरजेंसी ख़त्म तो 6 महीने के बाद कहानी ख़त्म, 6 महीने के बाद फिर से इलेक्शन करवाओ, और ये चलता है। ये तो हो गया किसका? यानी इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, और दूसरा क्या हो गया? लोकसभा और असेंबली पर। फिर से बताते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी सेंटर स्टेट रिलेशन एक पढ़ें, दूसरा पढ़ें लोकसभा और स्टेट असेंबली पे इसका इम्पैक्ट, तीसरा पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है। लेकिन फंडामेंटल राइट पे इम्पैक्ट पे समझने से पहले हम कुछ आर्टिकल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम उन आर्टिकल को समझते हैं। अब हम इसका इम्पैक्ट जो फंडामेंटल राइट पे होता है उसे समझने से पहले हम 2-3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले समझते हैं आर्टिकल 19, 20, 21, 32 और 226 होता क्या है। आर्टिकल 19 जो है वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, और आर्टिकल 226 लीगल राइट है या डिस्क्रिशनरी राइट है। अब समझते हैं आर्टिकल 19 के अंदर पहले, आर्टिकल 19 के अंदर पहले 7 राइट्स थे, एक हटा दिया गया है, 6 बचे, एक हटा को उसे लीगल राइट बना दिया गया है। वो राइट टू प्रॉपर्टी था यहाँ पे। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपनी बात बोलने का या व्यक्त करने का अधिकार है। एवरीवन डज हैव अ राइट टू स्पेस एंड स्पीच, he or she can express their opinion. It's a kind of fundamental right to each and every citizen of India. Okay? अब यहाँ पे दूसरा क्या है, और ये नॉर्मली सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है। ठीक है, दूसरा है असेंबली पीसफुली, ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स। हमारे इंडिया में असेंबली कर सकते हैं, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हथियार नहीं होना चाहिए, साथ में पीसफुली होना चाहिए। ठीक है, विदाउट एनी आर्म, इसमें आर्म्स नहीं होना चाहिए। यानी प्रोटेस्ट करने का अधिकार, अपनी सरकार के खिलाफ नाराज़गी दिखाने का अधिकार तो है मेरे पास शांति से, यानी बिल्कुल गांधी वाला मार्ग पे, गांधी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हमारे पास हथियार नहीं होना चाहिए। ये सेकेंड राइट्स है आर्टिकल 19 के अंदर। आर्टिकल 19 के अंदर कितने राइट्स हैं? 6 राइट्स हैं। कितने राइट्स हैं? 6 राइट्स हैं। पहले 7 राइट्स थे, अब हटा के 6 राइट्स है। एक राइट्स को हटा दिया गया, वो कहाँ पर आ गया? वो चला गया लीगल राइट्स में। फॉर्म एसोसिएशन, आर्टिकल 19 के 3rd पार्ट, यानी आर्टिकल 19 में 3rd पार्ट ये है। आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स हैं, वो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो पहला राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा असेंबली पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स,
तीसरा फॉर्म एसोसिएशन यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब भारतीय में हर भारतीय को अधिकार है भारत में कि वो यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं अपने पर्पज से। आज इसी का नतीजा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी देखते हैं, ट्रेड यूनियन देखते हैं, बिजनेस एसोसिएशन देखते हैं। ये आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग ही है। आर्टिकल 19 इंपावर करता है सिटीजन ऑफ इंडिया को कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, बशर्ते इनका एजेंडा या एम या ऑब्जेक्टिव एंटी नेशनल नहीं होना चाहिए, देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर कुछ बन रहा है यूनियन किसी भी चीज़ को। फिर उसके बाद फ्रीली मूवमेंट थ्रू आउट द इंडिया, कहने का मतलब हम सब भारतीयों को अधिकार है कि हम इंडिया में रहते हैं तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ये आर्टिकल 19 के यानी क्लॉज 4 में कहते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाला पार्ट में 19 में 6 राइट है तो 4th राइट यही होता है, फ्री मूवमेंट, पूरी इंडिया में हम कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं। और इसका 5th पार्ट में रीसेटल या रिसाइड या सेटल कर सकते हैं पूरी इंडिया में। मतलब किसी व्यक्ति को मन करे तो वो कन्याकुमारी का व्यक्ति तो दिल्ली में रह सकता है, दिल्ली का आदमी का मन करे तो गोवा में रह सकता है, गोवा का आदमी का मन करे तो पटना में रह सकता है, पटना का आदमी का मन करे तो बॉम्बे में रह सकता है। रह भी रहे हैं, यही तो माइग्रेशन है। माइग्रेट करके लोग जाते हैं, अपना घर बनाते रहते ही हैं। आज मुंबई में, दिल्ली में तमाम यूपी बिहार के लोग हैं, घर बना के रहते हैं वहाँ पे, या मुंबई वाले, महाराष्ट्र वाले, गुजरात वाले पटना तरफ गए हैं, यूपी तरफ गए हैं तो वो भी रहते बना करके, पंजाब वाले कहीं और गए हैं तो रहते हैं। तो यही तो डाइवर्सिटी की पहचान है इंडिया में। तो ये आर्टिकल 19 के 5th यानी प्रोविजन, यानी जो खास आर्टिकल 19 के अंदर जो 5th प्रोविजन है उसकी खासियत है कि हम देश, यही इंपावर देता है हम लोगों को कि हम देश के किसी भाग में रह सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 19 के अंदर जो पार्ट 5th है, आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 राइट है उसमें से 5वां राइट्स हमें ये अधिकार देता है कि हम देश के किसी भाग में जा करके रह सकते हैं, घर बना के रह सकते हैं, ज़मीन खरीद के रह सकते हैं। और चौथा पार्ट ये कह सकता है कि हम देश में कहीं भी घूम सकते हैं। छठा पार्ट में कहता है कि हम अपने भारत में कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन वो व्यवसाय ह्यूमन के अगेंस्ट में ना हो, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो ना हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में ना हो। हमें ये अधिकार नहीं है कि हम गली गली घूम के शराब बेच सकते हैं। मतलब हम सबके पास ये फंडामेंटल राइट है कि घूम घूम के सब्जी बेच सकते हैं। एक सब्जी बेचने वाला घूम घूम के सब्जी बेच सकता है, पर एक शराब बेचने वाला घूम घूम के शराब नहीं बेच सकता है। उसके लिए उसको लाइसेंस है, क्योंकि वो ड्रग्स नार्कोटिक चीज़ है। इंसान के पास अधिकार है कि वो व्यक्तियों की नौकरी दे सकता है, हायर कर सकता है, बिजनेस कर सकता है और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों को हायर करता है, लेकिन इंसान की खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। जैसे पहले स्लेवरी में हुआ करता था, स्लेवरी सोसाइटी में कि इंसान की खरीदा बेचा जाता था। फिर जब स्लेवरी खत्म हो गया तो बॉन्डेड लेबर का फॉर्म ले लिया, बॉन्डेड लेबर, ठीक है, जिसे कैप्टिव या बॉन्डेड लेबर का फॉर्म कहते हैं। तो वो अधिकार नहीं, हम किसी से काम करवाते हैं तो उसे हमें पैसा देना पड़ेगा, हम उनसे बॉन्डेड लेबर की तरह काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वरना आर्टिकल 23 या 24 का यानी वो वायलेशन हो जाता है, उनका वायलेशन हो जाएगा 23 का, अनेक प्रकार का उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। एनीवे हम वहाँ भी चर्चा बाद में करेंगे। तो इंडिया में कोई व्यक्ति कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन क्या वो इंसान को बेच सकता है? नहीं। क्या वो लड़कियों को बेच सकता है? नहीं। क्या वुमेन ट्रैफिकिंग कर सकता है? नहीं। क्या घूम घूम के शराब बेच सकता है? नहीं। क्या कोई भी ट्रेड कर सकता है? हाँ, कर सकता है। क्या नशीले पदार्थ का शराब व्यापार कर सकता है? हाँ, कर सकता है। जिसे दारू तो बेचता ही लोग, पर इसके लिए क्या चाहिए? लाइसेंस, ठीक है, गुड। क्या कोई भी बिजनेस कर सकता है? लेकिन वही बिजनेस फिर जिसमें लाइसेंस की जरूरत हो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। जिससे सोसाइटी में कोई चीज़ हैम्पर करता है या नुकसान करता है उसके लिए लाइसेंस चाहिए, और कुछ ज़्यादा नुकसान करता है जिससे ह्यूमन डिग्निटी को नुकसान करता है वो तो अधिकार मिलेगा ही नहीं मेरा किसी कीमत पे। तो ये आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 राइट्स अपने आप खत्म हो जाएगा इमरजेंसी लगते ही ऑटोमेटिकली आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग। फिर से बताते हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल ग्राउंड पे लगेगा, इंटरनल ग्राउंड पे नहीं, एक्सटर्नल ग्राउंड पे लगेगा, वैसे ही 6 राइट्स अपने आप ऑटोमेटिकली सस्पेंड, खत्म। मतलब अगर इनमें से अगर किसी ने व्यक्ति ने अगर बिजनेस करने की कोशिश की, पीसफुल असेंबली करने की कोशिश की, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, तो वो व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता है आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके कि मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, या आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके वो कोर्ट नहीं जा सकता है। क्लियर है? और इसमें एक 7वां राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो उसको हटा के 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत में इसे लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A में। एक राइट और था, उसे क्या बना दिया गया? लीगल राइट। कहाँ पे लग गया? आर्टिकल 300A में उसे लीगल राइट बना दिया गया। उसे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था,
राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके। अब बात करते हैं आर्टिकल 20। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड स्पीच में बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं इसको एक्सप्लेन है, अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे इस पर। इसमें आए हुए जितने प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, मेंस के क्वेश्चन हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ये लाइन मैंने बिल्कुल बुक का ही उतार के जैसे कैसे लिखा है, इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, इन सब में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जो बुक में था मैंने वही लाइन यहाँ पे कॉपी किया है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 में कहता है, सिर्फ हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने तरीक़े से। आर्टिकल 20 में कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट हम लोग पास ये है कि अगर कोई व्यक्ति ने कुछ गलती किया तो उसको मनमाना सज़ा नहीं मिलेगा। अगर उसने चोरी का सज़ा किया तो उसको मर्डर का सज़ा नहीं मिलेगा। आर्टिकल 20 तो यही कहता है, अगर उसने चोरी का सज़ा किया तो चोरी का ही सज़ा मिलेगा, मर्डर का सज़ा नहीं मिलेगा। तो ये वाला राइट अब ऐसा राइट्स है कि इमरजेंसी लगने के बावजूद भी ये रहेगा, अब नहीं हटेगा। और ये बात कब किया गया? वही बात है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये बोला गया कि किसी कीमत पे ये राइट नहीं हटेगा। ये चेंज हुआ है। जैसे 44 अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि अब एक्सटर्नल ग्राउंड पे अगर इमरजेंसी लगा तो भी ये फंडामेंटल राइट जाएगा, अगर इंटरनल ग्राउंड पे लगेगा तो नहीं जाएगा। 44th अमेंडमेंट में 44th अमेंडमेंट 1978 में क्या बोला गया कि अगर ये जितने फंडामेंटल राइट है, अगर आर्टिकल 358 का इस्तेमाल हुआ तो सारे फंडामेंटल राइट जाएंगे, लेकिन कब? जब वो इमरजेंसी एक्सटर्नल ग्राउंड पे लगेगा, इंटरनल ग्राउंड पे लगेगा तो नहीं। लेकिन यहाँ पे वो इमरजेंसी चाहे इंटरनल ग्राउंड पे हो या एक्सटर्नल ग्राउंड पे, कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा वो आर्टिकल 2021 का। क्या ये एब्सोल्यूट राइट है? नहीं। अगर कोई व्यक्ति से राइट टू लाइफ, अगर राइट टू लाइफ है और किसी व्यक्ति ने किसी का रेप किया, मर्डर कर दिया और कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दे दिया, प्रेसिडेंट ने माफ़ नहीं किया, तो उसकी ज़िंदगी तो छीन लेते हैं। उसे कहते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा उसके राइट टू लाइफ को छीना जाता है। वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 20 वे क्या कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। क्या मतलब ये होता है कि ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट, इट ग्रांट्स प्रोटेक्शंस अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड। चाहे वो ये आर्टिकल 21 है वो किसी के लिए है, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए भी है या नॉन सिटीजन के लिए भी है। मतलब कोई विदेशी भी आया है इंडिया में तो उसके लिए भी आर्टिकल 21 को इस्तेमाल कर सकता है, इंडियन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जब सिटीजनशिप वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो कौन विदेशी कौन सिटीजन होता है, आर्टिकल इसके लिए आने 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5 से 11 पार्ट 2 में मेंशन किया गया। हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। जब सिटीजनशिप पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे कि कौन कौन व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, किस ग्राउंड पे होता है। आर्टिकल 5 से 11 तक पार्ट 2 में डिस्कस किया गया है। और कौन नहीं होता है, किसका सिटीजनशिप जा सकता है, किसका नहीं जा सकता है, ये सब हम डिस्कस वहाँ करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो अधिकार है आर्टिकल 20 के तहत में, ये दोनों के लिए है, चाहे भारतीय हो या भारतीय नहीं हो, ठीक है। तो उसको बोला गया है कि आर्बिट्रेरी, क्या वो दुश्मन कंट्री के लिए हो सकता है, नहीं हो सकता है, हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे तो सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन, तो कहने का मतलब हुआ है कि जो व्यक्ति जो गलती किया उसको सज़ा वही मिलेगा और उससे ज़्यादा मिल नहीं सकता है। आर्बिट्री पनिशमेंट से उसको रोकता है, एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, मनमाना नहीं मिलना चाहिए। किसी भी कोई दोषी व्यक्ति है जो चोरी किया है तो चोरी का सज़ा मिलना चाहिए, ऐसा ना कि उसको रेप और मर्डर का सज़ा मिलना चाहिए। ये इसका मतलब है आर्टिकल 21। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट टू पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके बहुत लार्ज ह्यूज डिस्कशन है, तो अभी हम इस पर चर्चा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 21, तो ये दोनों ऐसे अधिकार है, आर्टिकल 20 और 21 ऐसा है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद ये बोला गया कि किसी भी प्रकार के इमरजेंसी लगा लो, इंटरनल लगा लो चाहे एक्सटर्नल ग्राउंड पे लगा लो, ये दोनों नहीं हटेंगे। लेकिन 19 जो है सॉरी ये दोनों नहीं हटेंगे, 2021 नहीं हटेंगे, लेकिन 19 खत्म हो सकता है कब? अगर वो एक्सटर्नल ग्राउंड पे इमरजेंसी है तो कब? आर्टिकल 350 यूज होता है, अपने आप सस्पेंड हो जाता है। यानी एक्सटर्नल ग्राउंड पे इमरजेंसी लगा, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 358 यूज हुआ, सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंशन हुआ। इसके लिए कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी नहीं करा। लेकिन इनको छोड़ करके और इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो फंडामेंटल राइट बच गए उसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करना पड़ता है आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग,
ठीक है, उसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करना पड़ता है आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग। तो जो प्रेसिडेंट जिस राइट को हटाना चाहे उस राइट को हटा सकता है, जो पूरी इंडिया से हटा सकता है या इंडिया के किसी एक पार्ट से हटा सकता है और कहीं कहीं से हटाता है। अब हम समझते हैं आर्टिकल 32 क्या है और 226, उसके बाद 358 और वो समझेंगे। तो आर्टिकल 32 होता क्या है ये समझते हैं, तो ये भी समझते हैं कि आर्टिकल 32 होता क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं आर्टिकल 32। एक है आर्टिकल 32 जिसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं, और B.R. अम्बेडकर ने बोला हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कभी कभी पीटी में या एसएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या हु सेड Article 32 is a heart and soul of Indian Constitution. It was none other than only B.R. Ambedkar who said in the Constituent Assembly that Article 32, which is right to constitutional remedy, it is such a fundamental right which protects other fundamental right. तो मतलब एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो खुद बाकी फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए खुद एक फंडामेंटल राइट है, तो इसे हार्ट एंड सोल बोला गया था। तो B.R. अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल बोला था, हार्ट एंड सोल, स्पेलिंग शायद HEART, हार्ट एंड सोल। मैं शायद इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, हार्ट एंड सोल, ठीक है। ये बोला था B.R. अम्बेडकर ने कि आत्मा है इसकी आर्टिकल 32 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये कहता क्या है आर्टिकल 32, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, इंडिया में किसी भी व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, चाहे वो सिटीजन का हो या नॉन सिटीजन का, तो उस व्यक्ति के पास ये पावर है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकता है, हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकता है। फिर से बताते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में क्या अंतर है। आर्टिकल 226 एक प्रकार का डिस्क्रिशनरी राइट है, या हम इसको लीगल राइट कहेंगे, जबकि ये क्या है आर्टिकल 32 क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। मतलब अगर मेरा जो फंडामेंटल राइट हम लोग को पास मिला है, अगर उनमें से मेरा किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं विदाउट गोइंग टू हाई कोर्ट और एनी कोर्ट। कोई कोर्ट जाने के होते हैं सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट जारी करने का, हालांकि रिट हाई कोर्ट भी जारी करता है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है रिट जारी इशू करने का पावर, वही रिट हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। और इसीलिए फंडामेंटल राइट का गारंटर यानी गारंटर बोल सकते हैं या डिफेंडर कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमारे फंडामेंटल राइट का या हम सबका फंडामेंटल राइट का डिफेंडर कौन है, हम सबका फंडामेंटल राइट को डिफेंडर कौन है, गारंटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट फाइनल रूप में कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके। लेकिन 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 सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि भैया पहले हाई कोर्ट चले जाओ ना, क्या दिक्कत है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट, मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ और हम सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट के क्या दिक्कत था, पहले हाई कोर्ट चले जाते। अब हम हाई कोर्ट के पास जाएंगे तो हाई कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, या तो मेरी बात को वो सुन लेगा, यस कर देगा, या तो नो। क्यों, ये क्या है डिस्क्रिशनरी राइट। डिस्क्रिशनरी का मतलब उसकी मर्जी, लीगल राइट। ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। आर्टिकल 226 ये पावर देता है हाई कोर्ट को कि वो पिटिशनर की बात माने या नहीं माने। नॉर्मली मान ही लेता है, अगर वो नहीं माना तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अब तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि हाई कोर्ट के पास गए थे, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो हाई कोर्ट तो सुन ही तो सुप्रीम कोर्ट सुन लेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टली अगर हाई कोर्ट के पास जाते हैं तो जा सकते हैं। आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके अगर मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम यानी हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका मतलब किसी एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हुआ फंडामेंटल, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो हाई कोर्ट जाए या तो सुप्रीम कोर्ट जाए। हाई कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, हाई कोर्ट के पास क्या है, दो ऑप्शन है, या तो हाँ बोलेगा, उसकी केस को सुन लेगा, कंसीडर कर लेगा, या मना कर देगा। अगर हाँ कर देगा, सुन लेगा तो ठीक है, तो जो जजमेंट देगा मानना पड़ेगा। अगर इसके जजमेंट से खुश नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दैट्स इट। यानी फाइनल अपील करने की ये अथॉरिटी मेरे पास यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ही है, फाइनल अपीलेट यहीं पे आता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चले गए तो क्या करता है, वो मेरी बात सुन सकता है या तो फिर सजेस्ट कर सकता है कि पहले आप हाई कोर्ट तो जा सकते थे। वो मना ऐसे नहीं करेगा कि हम सुनेंगे नहीं, वो कहेगा कि हम पहले आप जा सकते थे, ठीक है, ये बात है। तो ये हो गया। अब हम बताते हैं आर्टिकल, अगर मेरा कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ इमरजेंसी लगने पे, अब हम बताते हैं क्या क्या होता है। जैसे इमरजेंसी लगने पे कितने सारे राइट्स का, इमरजेंसी लगने पे सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सारे राइट्स तो चले जाते हैं। अब हम बताते हैं अगर इमरजेंसी, इफ इमरजेंसी
यहाँ पे इमरजेंसी लिख देते हैं, इमरजेंसी, इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम हुआ है, प्रोक्लेम हुआ है, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है तो इसका 2 ग्राउंड पे हुआ है। अगर वो एक्सटर्नल ग्राउंड पे हुआ है, एक्सटर्नल ग्राउंड पे हुआ है, तो आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग जितने भी आर्टिकल 19 के अंदर प्रोविजन है, आर्टिकल 19 के अंदर जितने प्रोविजन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 की 6 प्रोविजन ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इसका सस्पेंशन हो जाता है। ठीक है, अगर इंटरनल ग्राउंड पे हुआ है, इंटरनल ग्राउंड पे अगर इमरजेंसी लगी है, कौन सा? आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, 352 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 19 जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद नहीं हो सकता। आर्टिकल 19 को कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। एक बात कब जोड़ा गया था? जोड़ा गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में जोड़ा गया है। फिर से बताते हैं, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये जोड़ दिया गया कि इस ग्राउंड पे हुआ, एक्सटर्नल ग्राउंड पे यानी वार हुआ या एक्सटर्नल एग्रेशन पे हुआ, तब तो ये फंडामेंटल राइट जाएगा, 19 के सारे प्रोविजन जाएंगे। ठीक है, ये तो जाएंगे। बाकी प्रेसिडेंट की मर्जी है कि और कौन कौन से अधिकार को खत्म करे, वो आर्टिकल 359 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मान के चले अगर इंटरनल ग्राउंड पे हुआ है तो आर्टिकल 19 को कोई छू भी नहीं पाएगा, कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। और ये ताकत दी गई कब? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। इसका मतलब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जब लगाई थी तो आर्टिकल 19 जोड़ा था, जो बहुत लोगों का प्रोटेस्ट करने का अधिकार, सबको जेल में डाल दिया गया, उस पर कोई सुनवाई नहीं होता है। इस समय जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, हम बता देते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन या लेजिस्लेटिव एक्शन, लेजिस्लेटिव एक्शन, जो भी एक्शन होते हैं, जो भी होते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, मतलब कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ। क्या मतलब हुआ? अगर जब इमरजेंसी लगा हुआ है उस समय अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड कानून बनाया है, फिर से बताते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड कानून बनाया है और उस कानून के तहत में जिस किसी को कुछ भी अगर सजा हुई है या उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो वो आदमी कोर्ट नहीं जा सकता है। इसका मतलब आर्टिकल 32 का भी सस्पेंशन हो गया। आर्टिकल 226 तो फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं, तो आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी राइट है या लीगल राइट है, तो आर्टिकल 32 भी खत्म हो गया। इसका मतलब इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, अमेंडमेंट तो 1978 में हुआ था, तो आर्टिकल 19 का जितना लोगों का वायलेशन हुआ था, जितने लोगों को जेल में डाला गया था प्रोटेस्ट करने पे, सब जेल में गए थे, कानून बना के भी जेल में डाला गया था, तो वो लोग कोई चैलेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आर्टिकल 32 का सस्पेंशन हो गया था। तो ये इमरजेंसी तक ही कंटिन्यू करेगा। जैसे ही दिन इमरजेंसी जिस दिन खत्म हो गया, आर्टिकल 19 अपने आप रिस्टोर हो जाएगा। जिस दिन इमरजेंसी खत्म हुआ, आर्टिकल 19 के सारे प्रोविजन अपने आप फिर से रिवाइव कर जाएंगे, फिर से वापस आ जाएंगे। ठीक है, और ये सिर्फ एक्सटर्नल ग्राउंड पे इमरजेंसी लगता है तभी खत्म होता है, इंटरनल ग्राउंड में तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो बताएं। अब आर्टिकल 359 का थोड़ा सा यूज बताते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 है क्या, फिर हम दोनों में अंतर बता देंगे, 358 और सॉरी आर्टिकल 99, आई एम सॉरी, आर्टिकल 359 और आर्टिकल 358। तो आर्टिकल 359 कहता क्या है? जैसा कि भाई मैं बात बता रहे थे, आर्टिकल 358 जैसे नेशनल इमरजेंसी लगा, आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 19 के अंदर जितने 6 फंडामेंटल राइट है सारे के सारे ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गए। आर्टिकल 19 क्या कहता है, सॉरी 359 क्या कहता है, 359 क्या कहता है? जब नेशनल इमरजेंसी लग गया, एक्सटर्नल ग्राउंड पे नहीं बल्कि इंटरनल ग्राउंड पे, तो प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू जारी करके, यानी जिस जिस फंडामेंटल राइट को ख़त्म करना चाहेंगे ख़त्म कर देंगे। वो कोर्ट जाने का जो है वो फंडामेंटल जो रास्ता होता है आर्टिकल 32 उनका सस्पेंड करते हैं। अगर फंडामेंटल राइट, प्रैक्टिस में एक फंडामेंटल राइट तो रहता है, पर अगर फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो गया तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। नंबर 1, मतलब आर्टिकल इस समय क्या होता है, फंडामेंटल राइट तो रहता है, पर इफ़ अगर इसका वायलेशन हुआ, अगर इसका वायलेशन हुआ तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। फिर से बताते हैं, आर्टिकल 359 के
यूज़ का मतलब क्या था, अगर प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू जारी करते हैं, उसमें कोर्ट जाने का जो राइट्स है वो ख़त्म कर देते हैं। फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट जो होता है एक प्रकार से हम कहते हैं ख़त्म हो जाता है। फंडामेंटल राइट इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इन्फोर्स मतलब अगर इसका वायलेशन हुआ तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, अगर वायलेशन हो गया तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट प्रैक्टिस में रह सकता है पर कोर्ट नहीं जा सकते हैं वायलेशन होने पे, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर इस समय कोई भी एक्शन, अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया हो, एग्जीक्यूटिव ने कोई एक्शन लिया हो या लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया हो इससे रिलेटेड, तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। ये इसमें बात बोला गया, उसको कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ, हाँ, पर जैसे ही, हाँ, पर ये क्या हो सकता है, ये जो 359 के तहत में जो ऑर्डर जारी करते हैं प्रेसिडेंट, वो पूरी इंडिया में कर सकते हैं या इंडिया के किसी पार्ट में कर सकते हैं, पर जो भी ऑर्डर जारी किया जाएगा वो दोनों हाउस में से पेश किया जाएगा, दोनों हाउस में से लाया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा, इस हाउस में से रखा जाएगा उसको अप्रूवल के लिए। बिना अप्रूवल का होगा नहीं, और जाहिर सी बात है अप्रूवल तो हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं और प्रेसिडेंट उसके इशारे पे ही काम कर रहा है तो क्यों नहीं होगा, वो तो हो जाता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत में अगर हम बात करते हैं तो कुछ बात बोली गई थी कि ये बात, एक ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट के नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव, सॉरी, अगर आर्टिकल 2021 का अगर वायलेशन हुआ तो प्रेसिडेंट के नॉट, मैं उस लाइन को कोट करता हूँ, प्रेसिडेंट के नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट guaranteed by the article 20 to 21. In other words, right to protection in the respect of conviction for offence article 20 and right to life and personal liberty article 21 remain enforceable even during the emergency. मतलब ये बात तो सही वही जो मैंने बताया कि ये बात का मतलब ये हुआ कि जब इमरजेंसी लग गई तो आर्टिकल 20 और 21 का इन्फोर्समेंट रहेगा। कहने का मतलब है 2021 किसी भी कीमत में ख़त्म नहीं होगा कोई भी इमरजेंसी में। वही मैंने बात बताया था, वही बात मैंने बुक से कोट कर दिया, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत में, सुभाष कश्यप में, डीडी वासु में भी यही बात लिखा है। मैंने वही बात को कोट किया जो बुक में लिखा हुआ है। मेरी सोर्सेस ऑफ नॉलेज जो है वो बुक ही है, न्यूज़पेपर है और संसद टीवी है। फिर से मैं बताता हूँ, मेरे सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए लक्ष्मीकांत की बुक है, डीडी वासु की बुक है, सुभाष कश्यप की बुक है, 3 बुक, एनसीईआरटी की एक बुक है 4, उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर 5 और एक मैं देखता हूँ संसद टीवी। ये 5 चीज़ें हैं जो मेरे सोर्स ऑफ नॉलेज है। मैंने अभी जो लाइन कोट किया वो एम लक्ष्मीकांत से कोट किया, तो एम लक्ष्मीकांत में यही बात लिखा हुआ, मैंने उसी को कोट किया। तो अगर 359 का इस्तेमाल हुआ है तो फिर भी आर्टिकल 20 यानी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 रहेगा ही रहेगा। और ये बात बोला गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये बोला गया कि भाई आर्टिकल 2021 का किसी भी कीमत में मर्डर नहीं करना है, चाहे इमरजेंसी कोई भी लगा दे। एक बात और उन्होंने कोट किया था कि दोज लॉ विच आर रिलेटेड विद द इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज एंड नॉट द अदर लॉज, ठीक है। दोज लॉ विच आर रिलेटेड विद इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम, अगर इमरजेंसी से रिलेटेड कोई कानून बना दिया है लेजिस्लेचर ने तो वही कानून को चैलेंज नहीं किया जाएगा। बाकी अगर कोई और फालतू कानून बना दिया इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है तो उसको तो कोर्ट रगड़ देगा, चैलेंज करेगा। ये बात भी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मेंशन किया गया। तो इस तरह से इमरजेंसी प्रोविजन पे आर्टिकल 358 और 359 पे क्या प्रोविजन है वो तो हम लोग देखें। इसमें कुछ बातें और रह गई है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो अब इसके लास्ट सेगमेंट में ये डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 358 और 359 में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है, सिमिलैरिटी तो ये है कि आर्टिकल 358 के तहत में जो भी फंडामेंटल राइट, चाहे आर्टिकल 19 में सभी खत्म हुआ हो, सस्पेंड हुआ हो, या 359 में जो प्रेसिडेंट चाहे उसको कोर्ट में तो चैलेंज नहीं कर सकते हो, कोर्ट दोनों को बचा लेता है। ये तो सिमिलैरिटी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस क्या है। आर्टिकल 358 का जैसे इस्तेमाल होता है तो आर्टिकल 19 में जितने प्रोविजन हैं ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। मैंने ये बात बताया था पहले भी, अभी बता रहे हैं। पर इसमें क्या होता है कि
जितने बाकी राइट्स है इनको छोड़ करके और 2021 को छोड़ बाकी सारे के सारे 359 का इस्तेमाल करके सस्पेंड किया जा सकता है। ये तो प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको सस्पेंड कर सकता है। ये आर्टिकल 359 पावर देता है, किसको पावर देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर देता है। कौन? आर्टिकल 359 कि वो किस राइट्स को ख़त्म करना है, किस राइट्स को नहीं। जैसे मैंने उनकी कोर्ट जाने की पावर को सस्पेंड यानी राइट्स को सस्पेंड करता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी लगता है तभी 358 का यूज होता है, जबकि 359 का इस्तेमाल दोनों केस में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार की इमरजेंसी में इसका यूज होता है। तीसरी बात है, ये पूरी जब तक इमरजेंसी रहता है तब तक आर्टिकल 358 का इस्तेमाल होता है, और 358 रहता है नहीं तब तक आर्टिकल 19 काम नहीं करता। फिर से, जब तक इमरजेंसी रहता है तब तक आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 19 नहीं रहता है, और ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जब चाहे प्रेसिडेंट उसको ख़त्म कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात, ये पूरी कंट्री में, चूँकि एक्सटर्नल ग्राउंड पे इमरजेंसी लगता है तो पूरी इंडिया में लागू रहेगा, पूरी इंडिया में, इंटायर कंट्री में। ये पूरी इंडिया भी हो सकता है या इंडिया के किसी पार्ट में। ये तो इसके डिफरेंसेस है। सिमिलैरिटी ये हुआ कि कोर्ट तो दोनों को बचा लेगा अगर दोनों ने फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन किया, आर्टिकल 358 और 359, तो दोनों को आधार पे कोर्ट पे चैलेंज नहीं होगा। इम्यूनिटी पावर है इनके पास, इम्यून है। तो ये रहा इमरजेंसी के पार्ट 3 का हिस्सा। अब हम डिस्कस करेंगे आगे, जो इमरजेंसी के आगे वाले हिस्सा में है कि उसके बाद प्रेसिडेंट रूल और फिनेंशियल इमरजेंसी, यानी स्टेट इमरजेंसी और फिनेंशियल इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के 3 हिस्सा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक हम डिस्कस किए हैं। नेशनल इमरजेंसी के पूरा इम्पैक्ट, उसके प्रोज एंड कॉन्स, ये तक हम लोग सब डिस्कस करें। इससे रिलेटेड अगर कुछ बच गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी, एंड आई विल ऑल्सो लेट यू नो द डिटेल in case if you just come to let me know and help us to explore more and more my way of skilling and skill of development, interpretation of ideas. Okay, so I'll be really grateful to all of you in case if you let me know all this. Okay, and second thing is that in case if you like to watch more video on emergency provisions, more question on what's related to emergency, please let me know in your comment section so that I can make some questions and question answer session. Okay, I think and I hope that I'm not a perfect nut, I'm not a perfect or not a buff or aficionado in political science and Indian polity, but I will try to my best level that in case if I just help you a little bit, in your preparation, then I feel lucky. So okay, so please let me know how you just think about my way of interpretation and what kind of questions should I just frame for your examination perspective. So please let me know. Okay, I'll be really happy. Thank you. Meanwhile, keep watching. Bye bye. Take care.